रहनुमा, ये लफ्ज उर्दू का है जिसका हिंदी में अर्थ होता है रास्ता दिखाने वाला नेता। उर्दू वो जुबान है जो आमतौर पर मुसलमानों से जोड़ी जाती है। ऐसे में जनहित में आज बात उन नेताओं की करेंगे जो खुद को बिहार के मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं। बिहार में दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव में उस सीमांचल इलाके में भी मतदान है जहां करीब करीब आधी आबादी मुसलमानों की है, जहां के मतदाता सही मायने में पाटलिपुत्र की सत्ता के भाग्य विधाता माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस बार सीमांचल के मुसलमान अपना रहनुमा किसे चुनेंगे। देखिए। ओवैसी क्या बोलता है? तीनों को हराओ और सीमांचल को बनाओ। मोदी को हराओ, नीतीश को हराओ, तेजस्वी को हराओ और वो बैग वाले को हराओ। बस कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। जनसुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लोग घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार बिहार के वो 4 जिले जिसे देश और दुनिया सीमांचल के नाम से जानती है। पूरब में पश्चिम बंगाल और उत्तर में नेपाल से सटे इस इलाके को जिसने जीत लिया, समझिए बिहार की सत्ता का सिंहासन भी उसे मिल गया। मौजूदा वक्त में आधुनिक मगध के सीमांचल में मुसलमानों की रहनुमाई के दावे मोटे तौर पर 4 किरदार करते नजर आते हैं। पहले असदुद्दीन ओवैसी, दूसरे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी, तीसरे प्रशांत किशोर और चौथे नीतीश कुमार। इनमें सबसे पहले बात असदुद्दीन ओवैसी की, जो सीमांचल न्याय यात्रा के जरिए मुसलमानों का मुस्तकबिल और बिहार की राजनीति में अपनी नई मंजिल हासिल करना चाहते हैं, जिन्हें घेरने के लिए महागठबंधन ने बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेताओं की फौज भी उतार रखी है। लेकिन ओवैसी हैं कि वो मैदान छोड़ने के बजाय आरजेडी और कांग्रेस को एक बार फिर पटखनी देने का दम भर रहे हैं। जब से सीमांचल में आई, सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके अमित शाह से लेके नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई वो भी। ओवैसी क्यों आता? ओवैसी को हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या? ये तेवर उन ओवैसी साहब के हैं जो चुनाव से पहले आरजेडी से गठबंधन की मिन्नतें कर रहे थे, महज 6 सीटें देने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन लालू यादव ने ओवैसी की गुजारिशों को सरेआम अनसुना कर दिया। ऊपर से तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया कि हमारे गठबंधन में एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी की कोई जगह नहीं है। बस फिर क्या था, इस अपमान की आग में झुलस रहे ओवैसी ने भी 2020 की तरह 2025 में भी तेजस्वी को क्लीन बोल्ड करने की ठान ली है। हम तेजस्वी को बोलेंगे, बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं। अगर तुम सांप को दूध पिलाओगे, ये सांप इज़हार-रस्वी को डस चुका है, कहीं ये कोचा दामन और सीमांचल की जनता को ना डसे। ओवैसी ने पिछली बार सीमांचल में चमत्कार कर दिखाया था। इस इलाके में 24 में से 5 सीटों पर उनकी पार्टी AIMIM ने जीत हासिल की थी। महागठबंधन से मुस्लिम वोट झटकने का अंजाम ये हुआ कि 2020 में बीजेपी यहां 8 सीटों पर जीत गई। जेडीयू के खाते में 4 सीटें आईं, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिली।
वहीं आरजेडी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। उसकी एक और सहयोगी सीपीआई-एमएल को भी एक सीट नसीब हुई। हालांकि बाद में ओवैसी के 4 विधायकों ने लालटेन थाम लिया। उसके बाद आरजेडी ने सीमांचल के मुसलमानों को ये पैगाम देना शुरू किया कि आपने एआईएमआईएम को वोट देकर गलती कर दी। ऐसे में 2025 में ऐसी चूक मत करना, वरना फिर बीजेपी आ जाएगी। जिस पर ओवैसी भी सीमांचल के मुसलमानों से पूछ रहे हैं कि रहनुमा खुद बनोगे या फिर ताउम्र आरजेडी कांग्रेस को चुनते रहोगे। कोई बिहार में कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? बिहार में मुस्लिम वोट बैंक सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखता है। पूरे राज्य में करीब 17.7% मुसलमान हैं, तो सीमांचल की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 47% है। किशनगंज में करीब 68%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 38.5% और कटिहार में 44.5%। नारे तकबीर! नारे तकबीर! यही वजह है कि हैदराबाद के ओवैसी भाईजान की नजर इस इलाके पर 2015 के चुनाव से ही है। हालांकि उस चुनाव में वो खाली हाथ ही रहे, लेकिन उनकी पार्टी ने अक्टूबर 2019 में किशनगंज विधानसभा उपचुनाव जीतकर अपना खाता खोला। फिर 2020 में 5 सीटों पर जीत मिली तो ओवैसी के हौसले और बुलंद हो गए। तेजस्वी यादव मुसलमानों को लुभाने के लिए देश की संसद से पारित वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने के दावे तक कर रहे हैं। भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। सीमांचल के मुसलमान फिर से ओवैसी के साथ ना चले जाएं, इसके लिए महागठबंधन के समर्थन में यूपी के मुस्लिम चेहरों ने भी खूब पसीना बहाया है। बिहार के इस इलाके में शायर और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी आए, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन आए, मरहूम बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई और मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी भी आए। मान आकर के सीमांचल में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको गालियां दे रहे हैं, उनको फिरौन बोल रहे हैं, उनको नमरूद बोल रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमांचल के बेटों को गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए मेरा नारा है सीमांचल जिंदाबाद। कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। और इस अपने इन वोटों को, अपनी ताकत को बटने नहीं दीजिए। इन तकरीरों के अंजाम का इंतजार है। फिलहाल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीमांचल में राहुल गांधी ने भी दस्तक दी है, लेकिन उनकी जुबान पर कांग्रेस का पारंपरिक बीजेपी का हिंदुत्व विरोधी मिथक नहीं, बल्कि कथित वोट चोरी छाई रही। लोकसभा का चुनाव चोरी किया है और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सावधान रहना है, पोलिंग बूथ पे सावधान रहना है, क्योंकि ये पूरा दम लगाकर बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी को लगता है कि सीमांचल और बिहार के नौजवान उनकी वोट चोरी वाली दलीलों पर यकीन करेंगे। ऐसे में उनके दावे के इम्तिहान का नतीजा भी बस आने वाले शुक्रवार को ही आ जाएगा। बिहार की राजनीति में कांग्रेस को आरजेडी के पिछले रुख का टैग मिला हुआ है, लेकिन ये भी एक सच है कि सीमांचल इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। सालों तक कांग्रेस के नेता सेक्युलरिज्म की बात कर मुसलमानों की रहनुमाई करते रहे हैं, लेकिन बदलते वक्त के दौर में अब राहुल गांधी यहाँ पर वोट चोरी का मुद्दा लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं। सीमांचल का मुसलमान अभी भी कांग्रेस का हाथ थामेगा। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट पर लालू यादव की आरजेडी का कॉपीराइट माना जाता है, जिसे इस बार झुठलाने के लिए जनसुराज के प्रशांत किशोर भी शिद्दत से लगे हुए हैं।
इस कवायद में वो सीमांचल के मुसलमानों से बार बार बीजेपी के बजाय अल्लाह से डरने और तेजस्वी यादव के सियासी मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए लालटेन में तेल बनकर जलने से बचने की अपील भी कर रहे हैं। मुसलमानों से बस इतना ही कहेंगे कि भाजपा से डरकर आपने बहुत दिन वोट दे दिया। आप इस्लाम की बात में बताई हुई बात को मानिए। दूसरे दल वाले कह रहे हैं कि भाजपा से डरिए और हमको महागठबंधन को वोट दीजिए, ओवैसी कह रहे हैं हमको वोट दीजिए। जनसुराज कह रहा है कि भाजपा से मत डरिए, अल्लाह से डरिए। भाजपा से डर के बातिलों के साथ, जिन लोगों ने आपके बच्चों का जीवन बर्बाद किया है, उनके साथ खड़ा मत होइए। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में 21 मुसलमानों को टिकट दिया है, जो उनके चुनाव पूर्व के आबादी के हिसाब से टिकट में भागीदारी के दावे से आधा ही है। फिर भी जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों के बीच रोजी रोटी और बच्चों के भविष्य की अलग जगाई है, अगर उसका असर हुआ तो यकीनन नुकसान महागठबंधन को ही होगा। सीमांचल और पूरे बिहार के मुसलमानों के सामने इस बार प्रशांत किशोर के रूप में एक नया विकल्प है। वो जन सुराज की नींव रखने से लेकर अब तक बार बार मुसलमानों से अब और आरजेडी के लालटेन का किरोसिन न बनने की गुजारिश करते रहे हैं। वो महागठबंधन के उस कथित हवा से भी मुसलमानों को सावधान करते रहे हैं, जिसमें बीजेपी को मुसलमानों के वजूद के लिए खतरा बताने की कोशिश होती रही है। मुसलमानों में खासकर पसमानदा के हित में नीतीश कुमार ने भी अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में खूब काम किए, जिसका इनाम भी उन्हें 2010 के नतीजों में मिला। लेकिन 2020 आते आते ऐसा लगा मानो मुसलमानों ने उनसे तौबा कर ली है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के 76% मुसलमानों ने जहां महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया, वहीं सिर्फ 5% ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए को वोट दिया, जबकि 19% मुस्लिम वोट अन्य उम्मीदवारों और गठबंधन के हिस्से में गए। नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि हमेशा ही एक सेकुलर नेता की रही है। साल 2005 से 10 के बीच उन्होंने हिंदू मुस्लिम विवाद को निपटाने के लिए काफी सारे कदम उठाए, लेकिन नीतीश कुमार ने 2 बार गठबंधन की छतरी क्या बदली, मुसलमान उनसे दूर होते चले गए। और शायद इसी वजह से नीतीश कुमार भी अल्पसंख्यकों से मायूस होते चले गए। यही वजह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार ने इतने कम मुसलमानों को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन फिर भी जब राजनीतिक रैलियों में नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं और वहां पर कामों की बात हो रही है, तो वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किए गए कामों की फेरिस्त गिनाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आरजेडी से ज्यादा मुसलमानों के हितैषी हैं। इस चुनाव में शायद ही कोई रैली हुई जिसमें नीतीश कुमार ने मुस्लिम हित में लिए गए फैसलों को ना गिनाया हो। हमने 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी, मैंने सब कुछ करवा दिया और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। तो जब वो लोग था तो कोई चीज नहीं करता था। सीमांचल पश्चिम बंगाल से सटा इलाका है। यहाँ के मुसलमानों का एक तबका बांग्ला भी बोलता है। बीजेपी का दावा है कि इन बांग्ला भाषी मुसलमानों में बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं, जिन्हें वो देश निकाला देकर ही दम लेगी। इस नैरेटिव को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीमांचल समेत बिहार की तमाम रैलियों में बार बार पेश किया है। आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लोग घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भांति भांति के झूठ फैलाते हैं, गबगोले फेंकते रहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्राएं निकालते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी सीमांचल में घुसपैठियों को जमींदोज करने की चेतावनी दे चुके हैं। बिहार में घुसपैठियों की कोई जगह होनी चाहिए क्या? ये लोग घुसपैठिए को बचाना चाहते हैं। घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहा है। बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालने का काम। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में घुसपैठ के खिलाफ जुबानी बुलडोजर चलाया। ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है।
बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। सीएम योगी यूपी की राजनीति में 80-20 का दांव चलते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी इस बार सीमांचल में भी इसी लकीर पर तो नहीं चलेगी, क्योंकि सीमांचल में 47% मुसलमान हैं, जबकि 53% हिंदू। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक में चाहे बिखराव हो या फिर ये एक मुश्त किसी तरफ चला जाए, इसके उलट अगर ध्रुवीकरण हुआ तो निश्चित तौर पर फायदा बीजेपी को हो सकता है। नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन इसके साथ ही उनकी ओर से बिहार चुनाव में सीमांचल में घुसपैठ के मुद्दे को खूब उछाला गया है। पीएम समेत बीजेपी के हर नेता ने अब की बार घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव के खतरे से सीमांचल को आगाह किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने भी मान लिया है कि उसे मुस्लिम वोट मिलने से रहे। ऐसे में क्यों ना बाकी वोट को गोलबंद करने की कोशिश की जाए। ये गोलबंदी होती है या नहीं, इंतजार 14 नवंबर के जनादेश का है। फिलहाल एक हकीकत ये भी है कि सीमांचल के सारे मुसलमानों के एक ही धारा में बहने की बात 100% सच नहीं है, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों के 3 वर्ग हैं: सुरजापुरी, कुल्हैया और शेरशाहबादी। सुरजापुरी और कुल्हैया जहाँ खुद को देसी मुस्लिम कहते हैं, वहीं शेरशाहबादी मुस्लिम को बाहरी माना जाता है। तीनों वर्गों की रहनुमाई अलग अलग रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अब की बार समूचे सीमांचल का रहनुमा कौन बनेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।